मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इस ऑडियो पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं वाया ऑडियो पॉडकास्ट। तो आज जिस टॉपिक को हम समझेंगे वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। मैं जल्दी से आपको रिकैप करवा देता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत से ही। तो 1600 में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और सबसे पहले वो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से पॉलिटिकल पावर और टेरिटोरियल जो है टेरिटरी पर कब्जा कर लेती है बंगाल में। धीरे धीरे उसके अगल बगल के किंगडम के साथ, राजाओं के साथ पंगा होता है, झगड़ा होता है और वहाँ पर भी वो कब्जा कर लेती है। एंग्लो मराठा वॉर होता है, एंग्लो मैसूर वॉर होता है तो मैसूर पर कब्जा कर लेती है। प्रेजेंटली कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के आसपास का एरिया। फिर मराठाओं के साथ युद्ध होता है, उन पे मराठा पे कब्जा कर लेती है। सिखों के साथ युद्ध होता है। इसी तरह से वो नेपाल साइड को, उत्तराखंड साइड को कैप्चर कर लेती है। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पैन इंडिया एक्सपेंशन शुरू हो जाता है और वो ऑलमोस्ट पूरे भारत में कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद वो अपनी सड़ी पड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को थोपते रहते हैं। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए, सामान्य शब्दों में, तो किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूलते हैं। तो इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आम नागरिकों का सप्रेशन तो हो ही रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार तो किया ही जा रहा था। तो ब्रिटिश आर्मी में जो लोग काम करते थे, ख़ास तौर पर लोअर पोजीशन पर, क्लर्क पोजीशन पर, सिपाही पोस्ट पर जो इंडियंस भर्ती होते थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था। ये बात सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश मानते थे अपनी वाइट सुपीरियॉरिटी को, जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होता था। तो इस तरह से वो चाहे इंडिया के पीजेंट हो गए, चाहे ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले सोल्जर हो गए, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हो गए, या फिर ट्राइबल की जो लैंड को ज़बरदस्ती एनक्रोच किया जा रहा था, कब्ज़ा किया जा रहा था, तो ट्राइबल हो गए। ये सभी के सभी लोग परेशान होते हैं और छोटे छोटे पॉकेट्स पर, हल्के हल्के जगहों पर ये जो है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ रिबेलियन करते हैं, अपराइजिंग्स होती हैं। यहाँ पे पीसेंट अपराइजिंग होती है, म्यूटिनी होती है बाय सोल्जर्स, और ट्राइबल के द्वारा कुछ अपराइजिंग होती है। इनको बहुत ही ब्रूटली तरीके से ब्रिटिश जो है सप्रेस कर देते हैं, इनको दबा देते हैं। तो इसका एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है 1857 में, जब एक मेजर स्केल पर रिवॉल्ट होता है। ऑल्दो ये भी रिवॉल्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा चेंज करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ों को, एक कंपनी को लंदन से छूट दे दी गई थी कि भाई जाओ ईस्ट इसके कंट्रीज़, ख़ास तौर पर इंडिया पर आप जाओ, व्यापार करो, लूटो, मारो, पीटो, अपने को अपना हिस्सा दे देना। 1857 के बाद जब रिवॉल्ट हुआ था तो इसका जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन ने ले लिया था अपने हाथों में। यहाँ पे इंडिया में कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट बनाई थी वाइसरॉय करके, और ये जो वाइसरॉय था इंग्लैंड में जाके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट करता था। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन टर्न क्वीन को या किंग ऑफ द इंग्लैंड को रिपोर्ट करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने ले लिया था। लोग फिर सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमने इतनी जोर लगाई, इतनी मेहनत करी 1857 के रिवॉल्ट में, लेकिन हम फेल क्यों हो गए। तो उन्हें समझ में आता है कि जो इंडियन सोसाइटी है इसके अंदर बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं, कुरीतियाँ एग्जिस्ट करती हैं। इन द नेम ऑफ सती प्रैक्टिस, चाइल्ड इन्फेंट किलिंग, विडो रिमैरेजेस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। सती प्रथा है। सती प्रथा बेसिकली होता है जब पति मरता है तो उसकी पत्नी को उसके पति की चिता पर जिंदा जलाया दिया जाता है। लड़के और लड़कियों में लड़कों को प्रेफर किया जाता है, लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। उनके जन्म पर उनकी भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। जो पत्नियां विधवा हो जाती हैं, जो सती होने से बच गई, यानी कि पति की लाश पर जिंदा जलाए जाने से बच गई, उनका जो बाकी जीवन होता है वो बहुत ही क्रूएल जीती हैं, क्रूएल बचता है।
अपमान और तिरस्कार की वो ज़िंदगी जीती हैं। तो ये सारी की सारी कमज़ोरियाँ थी, और अगर हम कहें तो एक कमज़ोर समाज आखिर अपने लिए आज़ादी की मांग कैसे कर सकता है, कैसे लड़ सकता है। तो फिर समय आया समाज में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की, जिसमें रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, इन सारी बुराइयों को हटाने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई। उनमें से इफ़ वी हाईलाइटेड पर्टिकुलरली सम पर्सन, द नेम वुड बी द नेम ऑफ राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म समाज जो सती प्रथा के खिलाफ बहुत काम किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, दयानंद सरस्वती, बहराम जी मालावारी, हरविलास शारदा और वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो धीरे धीरे समाज सशक्त होता है, और उसके बाद क्या होता है कि छोटे मोटे तौर पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू होती हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी इन बंगाल, ज़मींदारी एसोसिएशन इन बंगाल, इसी तरह से पूना सार्वजनिक सभा इन बॉम्बे, मद्रास नेटिव करके ऑर्गेनाइजेशन बनती है इन मद्रास। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के अंदर पॉलिटिकल जो है कॉन्शियस जगाने का काम करती हैं, राजनीतिक चेतना जगाने का काम करती हैं। और इन सभी का इम्पैक्ट होता है कि 1885 के अंदर एक ऑल इंडिया पैन इंडिया एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होती है, व्हाट वी कॉल्ड इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाय एलन एक्टम ह्यूम, जो कि एक एक्स सिविल सर्वेंट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जब एक इंडियंस को एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मिलती है तो वो लोग फिर पूरे देश के लिए काम करना शुरू होते हैं। एक्चुअली अभी तक के जो मूवमेंट वगैरह थे, जो अपराइजिंग्स थी, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी नेशनैलिटी का ना होना, किसी के मन में राष्ट्रीयता का भाव ना होना। तो अभी जो लड़ रहा था तो वो अपने ख़ास तौर पर अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था, और उनके दिमाग में था कि भाई मैं पर्टिकुलर बंगाल एरिया से आता हूँ तो मैं बंगाल राजघराने के लिए लड़ रहा हूँ। कोई और जगह से लड़ रहा तो उसके दिमाग में ये था, तो इंडिया के लिए लड़ रहा हूँ ऐसी कोई किसी के दिमाग में फीलिंग थी नहीं। ऑल्दो इनका जो कॉमन इंटरेस्ट था, कॉमन प्रॉब्लम थी, वो सभी की कॉमन थी। वो कॉमन प्रॉब्लम क्या थी कि अंग्रेजों ने जम के शोषण किया। तो जब अंग्रेज टैक्स लेते हैं तो वो ये देख के थोड़ी लेते हैं कि भाई तू बंगाल का है तो कम दे, मद्रास का है थोड़ा ज़्यादा दे। सभी से भर भर के टैक्स लेते हैं, सभी का एक्सप्लॉयटेशन सेम करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है सभी की, ये सेम है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग एक तरह से यूनियन हो जाते हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी तो सबसे पहला जो फ्रेमवर्क इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिमाग में आता है, हम किस तरह से अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह से काम करेंगे, तो वो था द वर्क ऑफ पेटिशन, याचिकाएं लगाएंगे, अंग्रेज़ों के पास जाएंगे कि मालिक हमारे लिए कुछ करो। तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो और ये जो ग्रुप लीड कर रहा था, ये पेटिशंस और रिक्वेस्ट की डिमांड जो लोग कर रहे थे, ये रिलेटिवली एजड लोग थे, 40 साल 45 साल के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे। तो इसी के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स के अंदर एक और ग्रुप भी था, द ग्रुप ऑफ यंग, व्हाट वी लेटर कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट। यंग लोगों का मानना था कि भाई अंग्रेज़ों ने आज तक क्या ही दिया है पेटिशन के थ्रू, क्या आज तक नहीं गया आप पेटिशन लगाने के लिए। तो अंग्रेज़ पेटिशन याचनाओं के बलबूते, रिक्वेस्ट के बलबूते तो कुछ देने वाले नहीं हैं। तो इनको निकाला जा सकता है बाय फिज़िकल फोर्स, यानी कि हम इन्हें बाय आर्म्ड रिबेलियन या फिज़िकल फोर्स के द्वारा ही अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। देने वाले इनमें से कुछ हैं नहीं। दोनों की अपनी अपनी अप्रोचेस थी और दोनों ही अपने इरादे में ठीक थे। अगर आप मुझसे पूछेंगे अच्छा तो ये बात कर रहे थे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर दो धड़ ग्रुप बन चुके थे लोगों के, एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स का अपना एक काम वर्किंग तरीका था, उनका एक रोड मैप था, एक्सट्रीमिस्ट का अपना एक रोड मैप था। इनके बीच में अगर आप मुझसे पूछें कि कौन इसमें बढ़िया था, मेरे हिसाब से दोनों बढ़िया थे। मॉडरेट से बढ़िया थे, उनकी जो अप्रोच थी वो भी ठीक थी, क्योंकि द ब्रिटिशर्स वेयर माइटी एट दैट टाइम, दे हैव सप्रेस्ड ब्रूटली अदर रिबेलियन। तो जो दूसरे रिबेलियन हो रहे थे उनके खिलाफ
मतलब फिजिकल फोर्सेस से हटाने की कोशिश की जा रही थी आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू, उनको ब्रूटली सप्रेस कर लिया था। 1857 से पहले जो पीजेंट और सिविल अपराइजिंग होती है उसको भी 1857 में जो बहुत बड़ी मेजर स्केल पर होती है उसको भी वो ब्रूटली सप्रेस कर देते हैं। तो मॉडरेट सही थे, क्योंकि अगर वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट करते, फिजिकल फोर्सेस आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू कुछ करने की कोशिश करते, तो नो डाउट ब्रिटिश उनको सप्रेस कर देते। एक्सट्रीमिस्ट भी सही थे, क्योंकि पेटिशन के थ्रू या याचिकाओं के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू आज तक अंग्रेज़ों ने क्या ही दिया था। तो आज तक भी तो लोग डिमांड कर रहे थे कि अंग्रेज़ों से, लेकिन दिया कुछ नहीं था, और इनफैक्ट अंग्रेज़ देने वाले भी नहीं थे, वाया पेटिशंस थे। तो दिस वाज माय ओपिनियन ऑन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। ओपिनियन में डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बहरहाल तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को, अब उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर देती है, जिसके अंदर क्या होता है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, जिसको हम कहते हैं 1909 के अंदर, जिसके अंदर कुछ इंडियंस को जो है लेजिस्लेचर के अंदर उनको रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है, माने कुछ सीट्स जो हैं इंडियंस को दी जाती हैं, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाता है। कुछ बातें भी हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं वगैरह वगैरह, बजट पर हम सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इन शॉर्ट में इस जो है एक्ट को अगर एसेस करके बताऊं कुछ शब्दों के अंदर, तो ये कुछ भी नहीं था, कोई पावर नहीं थी। कुछ लोगों को शीट दे दी गई थी कि भैया जाओ लेजिस्लेचर का काम देखो, जाओ पॉपकॉर्न खाओ और चले आओ, कोई पावर नहीं थी। जैसा कि जाहिर है इंडिया के जो लोग काम कर रहे थे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो इससे खुश थे नहीं। तो फिर बाद में क्या होता है, एक फेज़ आता है मिलिटेंट नेशनलिज्म का, जब लोगों को लगता है कि नहीं, अब अपने को वापस से फिजिकल फोर्सेस या आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहिए था। इनमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ पर्टिकुलर लीडर काम करते हैं, जैसे सबसे पहले अनुशीलन समिति जो कि बंगाल में बनाई गई थी, इनके कुछ मेंबर हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और वीर सावरकर हो गए। तो इनके द्वारा कुछ काम किया गया, कुछ अंग्रेज ऑफिशियल्स को मारना, लूट करना, डकैती करना, इनमें कुछ काम था। तो इनको भी अंग्रेज़ों ने बड़ी आसानी से सप्रेस कर दिया था। जिनको जेल डालना था जेल डाल दिया था, जिनको फांसी लगानी थी फांसी लगा दी थी। तो ये भी सप्रेस हो चुके थे। अब उसके बाद बारी आती है इंडियन नेशनलिज्म के फेज़ में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। हमारा देश जो है अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी है, गुलाम है, ब्रिटेन की गुलाम है, और ब्रिटेन का पंगा शुरू हो जाता है दूसरे देशों के साथ। ये पंगा ग्रुप वाइज होता है, यानी कि ब्रिटेन और उनके कुछ साथी मिले रहते हैं और वो किसी और लोगों से लड़ते हैं, उनका भी एक अलाइड फोर्स बने रहते हैं तो इनके बीच में। तो आज की कहानी यही है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है ब्रिटेन और उसकी अलाइड के बीच में। कौन ये अलाइड होते हैं? ब्रिटेन का पड़ोसी फ्रांस, 2-3 कदम दूर वाला रशिया, और अटलांटिक ओशन को पार करते हुए जाएं तो यूएसए, और ब्रिटेन का ही पड़ोसी अड़ोस पड़ोस का ही इटली, और इधर का जापान। ये लोग लड़ते हैं अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड तुर्की के खिलाफ। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब यहाँ पे अपने जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके अंदर 3 ग्रुप थे। एक ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट का था, एक ग्रुप मॉडरेट का था, एक ग्रुप और था जो ये सोचता था कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, अंग्रेज़ वहाँ वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं और हम यहाँ इनको यहाँ से भगा देते हैं। तो पहले थे मॉडरेट, जिनकी फुल भक्ति थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि हम अंग्रेज़ों की कॉलोनी हैं, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम अंग्रेज़ों को सपोर्ट करें। दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें ख़ास तौर पर बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था। हमें इंडियंस को अंग्रेज़ों के साथ लड़ना चाहिए, बदले में हमारी वफ़ादारी के बदले कुछ इनाम हमें दे देंगे। अंदर से बाल गंगाधर तिलक जानते थे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, हालांकि क्योंकि हाल फिलहाल में ही वो
जेल से रिलीज़ हुए थे। और ये बात छुपी नहीं हुई थी कि जो इससे पहले मिलिटेंट फेज़ हुआ था, यानी कि लोगों ने बाई आर्म्ड रिबेलियन शस्त्रों के बल पर अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने की कोशिश करी, और उसका अंजाम क्या हुआ, लोगों को जहाँ तहाँ फांसी पर लटका दिया जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे। ये बात बाल गंगाधर तिलक जानते थे। दूसरे थे रेवोल्यूशनरीज, द ग्रुप ऑफ यंग पीपल। तो ये सोचते थे कि जहाँ अंग्रेज दूसरे कंट्री से लड़ने में व्यस्त हैं, अपन लोग जो हैं बाई आर्म्ड रिबेलियन शस्त्रों के दम पर इनको यहाँ से भगा सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो पैन इंडिया काम कर रही थी, इससे पहले जो मिलिटेंट फेज़ ऑफ नेशनलिज्म के दौरान जो पार्टीज़ बनी थी, जैसे कि गदर पार्टी जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर काम कर रही थी, बर्लिन कमेटी यूरोप के अंदर, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो ये चाहते थे कि ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हों और जो ब्रिटेन के जो एनिमी कंट्री हैं, जिनके साथ ब्रिटेन का अभी युद्ध चल रहा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इनसे और मदद मांगी जाए और किसी भी तरह से इनको यहाँ से बाहर खदेड़ा जाए। तो बाद में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे, तो वो मदद मांगने गए थे वहाँ से आर्म्ड फोर्सेस की, हमको फोर्सेस दीजिए और हम इन अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ के कर देते हैं। इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे कि ये जो आउट एक्स्ट्रा कंट्री में जो हमारे देश से बाहर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, इनके द्वारा जो अंग्रेज़ों के दुश्मन देशों से सेना की मदद हो गई, जो लोग इनके ख़िलाफ़ पहले से ही हैं और जो लोग ये मानते हैं कि बाई फिजिकल फोर्सेस इनको निकाला जा सकता है, इनका कितना इम्पैक्ट हुआ और ये कितने सक्सेसफुल हुए। अभी हम अपना फोकस डालते हैं बाल गंगाधर तिलक पर और एनी बेसेंट पर, और एक नए प्रकार के मूवमेंट नेशनलिज्म पर, एक नए प्रकार के मूवमेंट पर, जो कि है होम रूल मूवमेंट। जैसा मैंने अभी बताया कि बाल गंगाधर तिलक ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि मॉडरेट की जो अप्रोच है बाय पेटिशन, बाय रिक्वेस्ट, इससे कुछ काम बनेगा नहीं। एक्सट्रीमिस्ट या जो रेवोल्यूशनरीज़ की, जो मिलिटेंट रेवोल्यूशनरीज़ की जो अप्रोच है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, इससे भी काम बना नहीं है, क्योंकि थोड़े ही टाइम पहले उन्होंने देख लिया था कि इसको अंग्रेज़ों ने किस तरह से ब्रूटली सप्रेस कर दिया था। तो बहुत ज़रूरी था कि एक नई प्रकार की अप्रोच बनाई जाए और नए प्रकार से काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो भी हम मूवमेंट चलाएं, आंदोलन चलाएं, वो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, जिसका प्रेशर अंग्रेज़ों के ऊपर ज़्यादा हो। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए होम रूल लीग मूवमेंट का। ये होम रूल लीग मूवमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिजीनियस नहीं है, माने इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ था। ये आयरलैंड में चलता था आयरिश होम रूल लीग, जिनकी एक मेंबर श्रीमती एनी बेसेंट इंडिया में आई भी थी, और उन्होंने भी अपना इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था। तो इस विचारधारा के साथ और इस मूवमेंट के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, उनमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तो हो ही गए। इनके अलावा कुछ और प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें GS खरपड़े, सर S सुब्रमण्यम लेयर और और जोसेफ बपतिस्ता, मोहम्मद अली जिन्ना और भी बहुत सारे। इन सभी लोगों ने सोचा कि अब हम लोग इंडिया में होम रूल मूवमेंट चलाते हैं। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से होम रूल लीग मूवमेंट चलाना उचित समझा गया? कि मैंने बताया था कि ये चाहते थे कि एक लॉन्ग रन में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाया जाए ताकि अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर आ सके। मार्ले मिंटो रिफॉर्म से मॉडरेट भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि अपन की जो स्ट्रैटेजी है पेटिशन और रिक्वेस्ट की, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मार्ले मिंटो रिफॉर्म में थोड़ी सी लेजिस्लेचर में, वो चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर कुछ सीट्स को बढ़ा दिया गया था और कोई पावर थी नहीं। जैसा मैंने बताया था कि सिनेमा हॉल जाते हैं जैसे हम पॉपकॉर्न खाने के लिए, वैसे ही गए और उनकी प्रोसीजर देखा और चले आए। वॉर होता है तो हमें एक बात ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है कि इसमें खर्चा होता है, फ्री फंड का तो होता नहीं है। बम, बारूद, गोला, तोप खरीदनी होती है तो इसके लिए पैसा लगता है। मैन और मनी का लॉस होता है, तो इसका जो झेलेगा नुकसान लोगों को ही झेलना पड़ेगा। तो मार्केट में गुड्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा
आसमान छू रहे थे, महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिसकी वजह से आम लोगों को इसका नुकसान हो रहा था। अंग्रेज़ लड़ रहे थे, उनका एम्यूनेशन, आर्म्ड और एम्यूनेशन, बम, गोला बारूद ख़त्म हो रहा था। इसका पैसा वो लोग इंडिया से ले रहे थे टैक्स के बहाने, और कौन देता था उनको वैसे भी। तो ये जो वॉर लड़ा जा रहा था, ये मेजर इम्पीरियलिस्ट पावर के बीच में लड़ा जा रहा था, और लोगों को समझ में आ गया था कि ये अपने अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने को कुछ मिलने वाला है नहीं। तिलक जो कि अभी अभी जेल से छूट के आए थे कुछ टाइम पहले, तो उनको मॉडरेट्स और रेवोल्यूशनरीज दोनों का काम ठीक नहीं लगा, और जो एक्चुअल में ठीक था भी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक नए प्रकार का आंदोलन चलना ठीक रहेगा, मूवमेंट चलाना ठीक रहेगा, और जिसके लिए उन्होंने चुना होम रूल लीग मूवमेंट। आयरलैंड की एक आयरिश महिला एनी बेसेंट भी इंडिया पे आई हुई थी। आयरलैंड में भी ये मूवमेंट चलता था, ऑल्दो ये इंस्पायर्ड ही इनफैक्ट वहाँ से हुआ था, आयरलैंड से। तो एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि अपनी आयरिश मूवमेंट को एक्सपैंड करना चाहती थी, तो आयरिश मूवमेंट होम रूल लीग मूवमेंट की एक जो ब्रांच इन्होंने इंडिया में एक्सपैंड करी थी, और जिसकी प्रोमिनेंट लीडर थी एनी बेसेंट। ये जो होम थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिस्ट कहते हैं इनको, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बहुत पहले इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, जो इंडिया के कल्चर और रिलीजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसको समझना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे उनके द्वारा। तो ये भी उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करती थी। अनडाउटेबली इनका जो अपने नेशनल स्ट्रगल और अपने देश के लिए योगदान है वो अतुलनीय है। थोड़े ही टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो होता तनाव चला था, डेडलॉक की सिचुएशन आई थी, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो विचारधारा को लेकर दोनों के बीच में भेद आ गया था। वो ये था कि एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि अपन लोग फिजिकल फोर्सेस से अंग्रेज़ों को बाहर निकालेंगे, मॉडरेट्स मानते थे कि नहीं, हम अंग्रेज़ों के एक बार ये जो लेजिस्लेचर के अंदर घुस गए तो हम इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है फेल कर देंगे बाय क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। यानी कि अगर हम लोगों को, ज़्यादा लोगों को मेंबरशिप अंदर मिल गई तो हम लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो पॉलिसी इंडिया के ख़िलाफ़ होगी, हम उसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट करेंगे, जिसकी वजह से लेजिस्लेचर में एक डेडलॉक की स्थिति आ जाएगी और बिल पास नहीं होगा। तो एनी बेसेंट और तिलक को ये रियलाइज़ हुआ, सूरत स्प्लिट से उन्होंने एक सीख ली। वो सीख ये थी कि सभी का साथ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मॉडरेट हों, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हों, और चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग हों या जो होम रूल लीग मूवमेंट चला रहे थे वो लोग ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी था कि सभी लोग साथ आएँ। इसके लिए वो उस टाइम की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है सैंक्शन के लिए गए थे, उनसे एक तरह से अप्रूवल के लिए गए थे। और हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा कांग्रेस का कोई अप्रूवल वगैरह मिला नहीं, तो दे हैव स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट एट देयर ओन, बोथ बाय द तिलक एंड द एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंडिया में लोगों को पॉलिटिकली अपने जो कैंपेन चला रही थी, अपने न्यूज़पेपर जो कि इम्पॉर्टेंट है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और इस तरह से एनी बेसेंट और लीग तिलक द्वारा लीग चलाया जाता। अब इनकी आइडियोलॉजी तो सेम थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की, बट दे हैव स्टार्टेड टू सेपरेट इंडियन लीग। इसके पीछे वजह ये थी कि कुछ इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके बीच में तकरारें थी। कुछ बाल गंगाधर तिलक के फॉलोअर थे जो उनको एनी बेसेंट पसंद नहीं थी, मतलब उनका आइडियोलॉजिकली डिफरेंस थी, नॉट वो पसंद थी वाला। और दूसरी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट जी के कुछ फॉलोअर थे जो बाल गंगाधर तिलक की आइडियोलॉजी को अच्छा नहीं मानते थे। तो ये बचना चाहते थे किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस, किसी भी प्रकार का लास्ट में गड़बड़ हो जाए, जिसकी वजह से इन दोनों सज्जनों ने अपनी अलग अलग प्रकार की होम रूल लीग स्टार्ट किया। तिलक ने अपनी होम रूल लीग सेटअप करी इन अप्रैल 1916, और इनकी जो पहली मीटिंग होती है बेलगाम के अंदर, और तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट का जो हेडक्वार्टर था वो था पूना में। और इनकी लीग का जो था बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं थी, तो पर्टिकुलर एरियाज़ में रेस्ट्रिक्टेड थे। महाराष्ट्र में, बॉम्बे सिटी को छोड़ के कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार में।
मैंने बताया था कि अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। अभी हम होम रूल लीग को एसेस करेंगे तो वहाँ पे एक केस बनेगा कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थी ये वीक थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन इनका इफ़ेक्ट और इनका जो इम्पोर्टेंस है और इनकी योगदान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दे हैव फर्टाइल द सॉइल फॉर अपकमिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, ख़ास तौर पर जब गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं उनके लिए, और इनकी रीच बढ़ती है लोगों तक, आम जनता तक। उसको भी हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इनकी कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में ब्रांचेस थी। आपके पास महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार के अंदर इनकी 6 ब्रांचेस थी। और इनकी जो मेन डिमांडें थी, अपने को स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य इज होम रूल, और लिंग्विस्टिक स्टेट की फॉर्मेशन चाहिए, और एजुकेशन जो है वर्नाकुलर यानी कि लोकल भाषा के अंदर चाहिए, व्हाट वी कॉल वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज। उड़ीसा का बच्चा तो ओडिसी भाषा के अंदर, महाराष्ट्र का बच्चा है तो मराठी की भाषा के अंदर वर्नाकुलर होगा। बेसेंट ने भी अपनी होम रूल लीग करी सितंबर 1916 के अंदर। तो तिलक से थोड़े समय बाद इन्होंने मद्रास में, जो कि प्रेजेंटली चेन्नई है, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया को कवर करता था, बॉम्बे सिटी में भी इनकी जो थी होम रूल लीग चलती थी। इनकी ब्रांचेस बाल गंगाधर तिलक के ब्रांचेस से ज़्यादा थी, 200 ब्रांचेस थी, लेकिन लूजली ऑर्गेनाइज्ड थी। और बहुत सारी ब्रांचेस तो बना ली थी, लेकिन इनको संभालने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा एज सच मेंबर नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक के पास बहुत ज़्यादा मेंबर थे, और इन्होंने बहुत ही समझदारी से अपना जो लीग का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने के लिए बहुत सारे मेंबर थे, तो समझदारी से इन्होंने बनाया था। एनी बेसेंट ने बहुत सारी ब्रांचेस बना दी थी, बट लोग कम पड़ गए थे, लोग कम थे बाल गंगाधर तिलक के कंपैरिजन में, तो लूजली ऑर्गेनाइज्ड थी। और जॉर्ज अरुंडेल इनके जो हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनते हैं। तो अरुंडेल के अलावा इनमें जो और लोग थे, वीपी भाड़िया और सीपी रामस्वामी अय्यर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे बेसेंट के साथ जो काम कर रहे थे। अब बात करते हैं कि होम रूल लीग का प्रोग्राम क्या था, इनका रोड मैप क्या था, किस तरह से इनका स्ट्रैटेजी थी और किस तरह से काम करते थे उसके बारे में। तो इन्होंने कैंपेन करना शुरू किया, और इनके कैंपेन में जो है कॉमन मैन, आम आदमी को कवर करने की कोशिश की गई थी। अभी तक के नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर क्या था कि कॉमन आदमी नहीं थे, मतलब बहुत सारा लोग कॉमन आदमी भाग नहीं लेते थे। जिनका इंटरेस्ट जिनका सप्रेशन उनसे जुड़ा किया हो अंग्रेज़ों ने, जिनका इंटरेस्ट जुड़ा हो, लोग आ रहे थे। रिच क्लास की बात करते हैं, उनका तो खैर योगदान ही कहाँ, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है और जो फिर बहुत ही गांव वगैरह के लोग हैं और शहरों के कुछ टाउन के से जुड़े हुए लोग भी नेशनल मूवमेंट के अंदर नहीं आए थे। अगर हम एक पर्टिकुलर व्यू से देखें कि नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या थे, तो हमें ये समझ में आता है कि सारे के सारे लोगों को नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए बाहर लाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करना ही नेशनलिस्ट मूवमेंट था। तो होम रूल लीग मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है पहले नेशनलिज्म के कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि ये लोग आम आदमी तक अपील करता है, लोगों को समझाते हैं सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल का मतलब क्या होती है, और बैकवर्ड, जहाँ पॉलिटिकली बैकवर्ड जगहों पर भी जाते हैं, जिनमें गुजरात और सिंध खास तौर पर होता है। पॉलिटिकल एजुकेशन प्रमोट करना, डिस्कशन थ्रू पब्लिक मीटिंग, ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स जिसके अंदर नेशनल पॉलिटिक्स के बुक्स हों, कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड करना, ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस फॉर स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, कैरिंग आउट प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट, पोस्टर्स, इलस्ट्रेटेड पोस्टर कार्ड्स, प्ले, रिलीजियस सॉन्ग एट्सेट्रा, collecting fund, organizing social work and participating in local गवर्नमेंट एक्टिविटी। और इसी दौरान क्या होता है, 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन होता है, जिसने इसको हल्का फुल्का लेजिटिमाइज़ किया था, मदद करी थी इसको आगे बढ़ाने के अंदर। रशियन रेवोल्यूशन से लोग प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे थे। अब ये बढ़िया चल रहा था, होम रूल लीग मूवमेंट लोगों के बीच में पॉपुलर होता रहा था। तो और लोग जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, या हम कहें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप के लीडर थे, वो लोग भी आना शुरू हो गए। मोतीलाल नेहरू हो गए, श्रीमान जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई
भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मैडम मदन मोहन मालवीय, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ये सारे के सारे लोग भी होम रूल लीग मूवमेंट एज द होम रूल लीग मूवमेंट वाज गेनिंग पॉपुलैरिटी, इसके अंदर आ गए। और इनके अंदर इन सारे लोगों ने कुछ लोगों ने यहाँ पर लीडरशिप भी संभाल ली थी। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं बॉम्बे डिवीजन्स को लीड करते हैं, और बहुत सारे मॉडरेट जो कांग्रेसमैन थे, मॉडरेट कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस से आए हुए थे, कांग्रेस की इनएक्टिविटी से, उनके जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो ठीक तरह से काम न कर पाए, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और कुछ लोग गोखले की जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी लोग थे जो इस होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन किए थे। हालांकि जो एंग्लो इंडियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, नॉन ब्राह्मण्स हैं। एंग्लो इंडियन क्या कौन होते हैं, तो अंग्रेज आए वहाँ से, और शुरुआत में तो बीवी को लाते नहीं थे, तो इंडिया में शादी कर ली उन्होंने किसी से, और अब जो बच्चा पैदा हुआ वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। और मुस्लिम्स हो गए और नॉन ब्राह्मण्स हो गए, ये जो हैं इस मूवमेंट से बाहर रहे। एंग्लो इंडियन तो समझ में आता है कि उनका थोड़ी बहुत भक्ति हो अंग्रेज़ों की तरफ से। मुस्लिम्स क्यों जो है, मुस्लिम और ये जो नॉन ब्राह्मण क्लास थी, ये इस मूवमेंट से क्यों बाहर थी, तो पर्टिकुलरली ये मानते थे कि दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द अपर क्लास, और ये हमारे क्लास के लिए नहीं है। सरकार क्या रुख रहा है, तो सरकार का कांस्टेंट रुख रहा है अभी, मतलब एटीट्यूड रहा है, कांस्टेंट एटीट्यूड रहा, तो जो पहले से था वो ऐसा था। सरकार सप्रेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करने को तैयार नहीं थी, तो इन्होंने सीवियर रिप्रेशन करना शुरू कर दिया था। स्पेशली मद्रास के जो स्टूडेंट थे, इनको पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड करने से बंद कर दिया था। तिलक के खिलाफ एक केस लगा दिया गया था, और इनको पंजाब और दिल्ली में एंटर करने से बैन कर दिया था। 1917 के अंदर श्रीमती एनी बेसेंट को भी लोग, श्रीमती एनी बेसेंट और उनके जो कुछ सहयोगियों बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को भी अरेस्ट कर लेती हैं। ड्रामेटिकल गेस्चर के अंदर एस सुब्रमण्यम अय्यर जो होते हैं अपनी नाइटहुड की उपाधि इस कृत्य के बाद त्याग देते हैं। एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों को अरेस्ट करने के चक्कर मतलब कि कृत्य के बाद, अंग्रेजों के इस काम के बाद वो त्याग देते हैं। तिलक ने जो है पैसिव रेजिस्टेंस को एडवोकेट किया था। पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, अंग्रेजों को मतलब हम सशस्त्र विद्रोह भी नहीं करेंगे और हम उनके हाथ जोड़ के भी खड़े नहीं रहेंगे, बट हम इस तरह से विद्रोह करेंगे उनके, जो कि पर्टिकुलरली होम रूल लीग मूवमेंट था। और धीरे धीरे 1919 तक आते आते ये जो एजिटेशन है ये फेडेड हो जाता है, धीरे धीरे स्कैटर होना शुरू हो जाता है। हालांकि उम्मीद करी थी कि हम बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन चलाएंगे, बट द स्क्रिप्ट इज़ नॉट ऑलवेज इन आवर हैंड, तो ये भी एक शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट होता है। इसके कुछ रीजन्स होते हैं वाई दिस वाज अ शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट। तो पहली बात तो एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ख़ास तौर पर एनी बेसेंट की होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान पे 1917 से लेकर 18 के बीच में कुछ कम्युनल राइट देखने को मिले, सांप्रदायिक झगड़े देखने को मिले, हिंदू मुस्लिम फसाद, नॉट पर्टिकुलरली हिंदू मुस्लिम फसाद बस ज़रूर हुए होंगे। इसके बाद एनी बेसेंट को रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके अलावा मॉडरेट्स ने वापस से, जब एनी बेसेंट जेल में अरेस्ट कर ली गई थी, तो मॉडरेट्स वापस से चले गए कांग्रेस में। मतलब पहले जब कांग्रेस पॉपुलर थी तो मॉडरेट्स कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे। कांग्रेस पॉपुलर नहीं हुई, उसके वर्ग से लोग जो है प्रभावित नहीं हुए, तो जैसे ही होम रूल लीग पॉपुलर होने लगी, मॉडरेट्स होम रूल लीग में आ गए। इधर एनी बेसेंट अरेस्ट हुई तो कांग्रेस अपना, ये जो मॉडरेट हैं अपना झोला झंडी पकड़ के वापस से कांग्रेस में चले गए। मतलब गजब है। खैर जो भी हो, इतना चलता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि मॉडरेट्स ने भी
एनी बेसेंट की लीग को छोड़कर वापस से अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस को ज्वाइन कर ली थी। इसके अलावा जो है मॉडरेट्स के जाने की एक और वजह थी कि जो अभी अब बात कर रहे थे आफ्टर तिलक एनी बेसेंट के अरेस्ट होने के बाद, कि अब हम पैसिव रेसिस्टेंस करेंगे, यानी कि हम एक्टिव तरीके से एक्टिवली ब्रिटिशर्स का अपोज नहीं करेंगे, बट हम पैसिवली उनका अपोज करेंगे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से मॉडरेट्स ने यहाँ से निकलना ठीक समझा। 1918 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म डिक्लेयर्ड होते हैं, इनकी डिक्लेरेशन होती है। ऑल्दो ये जो है आपके पास होम रूल लीग मूवमेंट का ही एक नतीजा है, और हम ये देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर की जो इसकी जो डिमांड्स हैं या इसके जो पॉइंट हैं, मेन प्रोमिनेंट की फीचर्स हैं, वो होम रूल लीग मूवमेंट से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं। तिलक इसके बाद हैड गो टू अब्रॉड इन सितंबर 1918। उनका एक कनेक्शन केस चल रहा था अगेंस्ट वैलेंटाइन शिरोल, जैसा कि तिलक ने अपनी इंडियन बुक इंडियन अनरेस्ट में लिखा था। तो जो इस शिरोल भाई साहब हैं वैलेंटाइन शिरोल, तो इन्होंने तिलक को ही रिस्पॉन्सिबल माना, ये जितना भी एजिटेशन हो रहा था इसको लेकर वो कुछ लीगल केस करने के लिए चले गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी का अराइवल होता है, और हम जानते हैं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह है, और उससे पहले वो जब अफ्रीका में काम कर रहे थे वहाँ ये जो नॉन वायलेंस तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। इनफैक्ट गांधी जी भी अफ्रीका में और एज वेल एज इन इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, तो अब लोगों का जो ध्यान जा रहा था गांधी जी की तरफ जा रहा था। बाद में 1920 के अंदर गांधी जी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की जो है पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली, लेकिन गांधी जी ने इसका नाम बदल दिया। इन्होंने कहा ये होम रूल लीग नहीं, स्वराज्य सभा इसका नाम रखो। 1920 के अंदर उन्होंने इसका स्वराज्य सभा नाम रख दिया। ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट थे, और नेगेटिव से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं। इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट रहे हैं, ख़ास तौर पर मास कम्युनिकेशन के लिए, और जो आम आदमी है, आम जन तक जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक चेतना पहुंचाने में, और एक मास को पॉलिटिकल नेशनल मूवमेंट के लिए तैयार करने में। तो कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स को हम कवर करते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से ही जो एजुकेटेड एलीट था, जो नेशनल मूवमेंट में अभी तक एजुकेटेड एलीट ही भाग ले रहे थे, इसको छोड़कर इन्होंने मासेस, कॉमन मासेस पर उतरना शुरू कर दिया, और मॉडरेट्स का जो रोड मैप था, उनका जो स्ट्रैटेजी थी, और उनके द्वारा जो प्रभावित किए गए लोग थे एजुकेटेड एलीट, उनको छोड़ के अब मासेस भी पॉलिटिकल अवेयरनेस मासेस के अंदर भी होने लगी। आम जनमानस भी राजनीतिक चीज़ों को समझने लगा। टाउन और कंट्री सिटी के बीच में इसने एक लिंक बनाने की कोशिश करी, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकली बैकवर्ड इलाकों में पॉलिटिकल अवेयरनेस पहुंचाई, और इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। पैम्पलेट छापना हो गया, कल्चरल सॉन्ग हो गए, फोक डांस हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, इन सारे मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए कॉमन मासेस तक पहुंचने की कोशिश की। तो जो पॉलिटिक्स आगे शुरू होती है गांधीयन स्टाइल में, तो इस तरह से इसने जो है उसके लिए एक ग्रास रूट का काम किया। आगे जो गांधी जी के नेशनल मूवमेंट में काफ़ी गांधी जी को मदद मिलती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म डिक्लेरेशन होती है अगस्त 17 के अंदर, और इस डिक्लेरेशन को भी हम मान सकते हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट के द्वारा चलाए गए आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो अब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का जो एफर्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, ख़ास तौर पर एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स का है इनका रीयूनियन होने के लिए, वापस से आने के लिए। सूरत स्प्लिट हुआ था, तो जिसमें मॉडरेट और कांग्रेस के बीच में दरार पड़ गई थी। बाद में ये दोनों वापस आ गए। इनको भी बाद में समझ में आया कि ये अलग थलग रह के काम चलेगा नहीं, जैसे तैसे भी हो
कुछ लेन देन करके अपन लोग वापस साथ आते हैं, तभी जाके कुछ काम हो पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो 1905 में बंगाल डिवीज़न, जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे, अंग्रेज़ों की एक प्लानिंग थी कि किसी भी तरह के से हम लोग जो है हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया जाए। दरअसल हुआ ये था कि 1857 के रिवॉल्ट में उनको लगा कि जो ये दंगे फसाद हुए थे ये मुस्लिम्स की वजह से हुए थे, लेकिन उनको बाद में लगा कि नहीं मुस्लिम की वजह से नहीं हुए थे, मुस्लिम्स को हम अपनी तरफ करते हैं। तो 1906 आई थिंक वो डेट थी जब कुछ मुस्लिम लीडर, सलीम आगाउल्ला खान आई थिंक नाम है, थोड़ा सा मैं भूल गया, एक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं शिमला सलीमुल्ला नाम था शायद, ढाका में गवर्नर जनरल से मिलने जाते हैं। वो डिमांड कर रहे होते हैं अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अंग्रेज़ों को यहाँ पर एक चाल दिखती है कि ये जो मुस्लिम्स हैं इनको हम अपनी तरफ कर लेते हैं, हिंदू से अलग कर लेते हैं। लेकिन जब 1905 के अंदर बंगाल पार्टीशन की बात आती है तो मामला थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। लोग बंटवारे की वजह से बजाय एक दूसरे को राखी बांधना शुरू करते हैं। हालांकि पार्टीशन का सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम्स, बहुत सारे मुस्लिम, कुछ नहीं भी कर रहे थे, खासकर पंजाब सिंध में रहने वाले जो मुस्लिम्स थे और बंगाल के जो वेस्टर्न साइड को रहने वाले मुस्लिम थे। तो फिर बाद में पार्टीशन कैंसिल आउट कर दिया। तो इससे जो दूसरा ग्रुप था, ये सलीमुल्ला आगा खान वाला ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, क्योंकि उन लोगों ने ये बात करी थी कि बंगाल का पार्टीशन करेंगे, जो ईस्ट बंगाल है ढाका, उसको हम कैपिटल बनाएंगे। अंग्रेज़ एक्चुअली डरे हुए थे कि बंगाल में कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ना हो जाए या कोई विद्रोह ना भड़क पड़े 1857 की वजह से। 1857 के विद्रोह से उनकी भी रूह कांपी हुई थी, तो ये कोशिश थी उनकी। तो वहाँ से उन्होंने जो है डिवाइड करने की चालें शुरू कर दी। पहले उन्होंने मुस्लिम्स को प्लाटिकेट करना शुरू किया कि अपन लोग तुमको एक ईस्ट बंगाल देंगे और यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बना कर देंगे और ये इसको हम इसकी कैपिटल बना के देंगे। जब बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया तो फिर ऑफकोर्स अनडाउटेबली जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। तो ये जो बंगाल का पार्टीशन था, यहीं से हम कहीं ना कहीं रूट देख सकते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया की, जब हमें बाद में पाकिस्तान देखने को मिलता है। तो ये यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन 1916 में यहाँ पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग भी अब कांग्रेस के साथ आ गई थी। अब ये थोड़ा अचंभा वाला बात था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ क्यों आ गई थी। इसके पीछे वजह ये थी कि जब ब्रिटेन ने टर्की की हेल्प करने को रिफ्यूज़ कर दिया था, वहाँ पर एक किंग हुआ करता था जिसको खलीफा कहते हैं। हम आगे खिलाफत नॉन कोऑपरेशन एजिटेशन के अंदर पढ़ेंगे भी। खलीफा जो किंग था उसको उसकी कुर्सी से निकाल दिया, जिसकी जो है सिंपैथी जुड़ी हुई थी इंडियन मुस्लिम्स के साथ। वो चाहते थे कि वापस से खलीफा वहीं का किंग बने। खलीफा निकाल दिया, टर्की को डिवाइस कर दिया गया, उसके साथ ट्रीटी ऑफ सैब्रिज कर ली गई, तो जिसकी वजह से मुस्लिम अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। अब हो ना हो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम्स का जो डिमांड थी वो सेम थी, और इन सेम डिमांड की वजह से, ऑलमोस्ट सेम डिमांड की वजह से ये तीनों के तीनों ग्रुप्स हाथ में आ गए थे। और कहीं ना कहीं जो ओल्ड कंट्रोवर्सी चल रही थी मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में, अब ये मीनिंगलेस हो गई थी। दूसरी बात ये थी कि जो फिरोज शाह मेहता, जो कि मॉडरेट्स के अपोजिशन एक प्रोमिनेंट लीडर थे और जो एक्सट्रीमिस्ट का अपोज कर रहे थे कि अपन लोगों के मॉडरेट्स के ग्रुप में ये एक्सट्रीमिस्ट कोई नहीं आएंगे, उनकी बाद में डेथ होगी, जिसकी वजह से रीयूनियन थोड़ा और आसान हो गया। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ क्यों आई, उसमें ये भी है कि अलीगढ़ में स्कूल खोलने के लिए अंग्रेज़ों ने डिनाई कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो यहाँ पे आपके पास मौलाना आज़ाद हैं, और इनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया गया, और तो जिसकी वजह से ये लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो अब यहाँ पे तीनों लोग आ जाते हैं, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग।
एंड दे पुट फॉर्थ सम डिमांड। मुस्लिम लीग इस बात पर भी सहमत हो जाती है क्योंकि उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट समझ लेने जैसा है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक आदमी, अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट देंगे। इसका मतलब हुआ मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। बहुत ख़राब चीज़ थी सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसने बाद में इंडिया की पार्टीशन करने में भूमिका निभाई। तो एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और मुस्लिम लीग ने 3-4 डिमांड अपनी शुरू करी। तो उन्होंने कहा कि अपन को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर, इनमें अपने इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा दिया जाए और इनको पावर दे दी जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का टर्म 5 ईयर कर दिया जाए और जो सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया है, स्टेट फॉर इंडिया है, इसकी सैलरी को कट कर दिया जाए। एक्चुअली ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया जो था ब्रिटेन में रहता था। तो इंडियंस का आर्ग्यूमेंट था कि अपने देश में तो ना रहता है, ना अपने देश के लिए काम करता है, अंग्रेज़ों के लिए काम करता है, तो इसको सैलरी हम लोग क्यों दें, अंग्रेज़ी देंगे। हालांकि हम बाद में देखेंगे कि इसकी भी जो है, ये भी ऑलमोस्ट इस डिमांड को भी कंप्लीट कर लिया गया था। ये चाहते थे कि हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द वाइसरॉयस एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस। और इनके पीछे इनका वजह ये था कि अगर अपने पास वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नर्स के अंदर आधे से ज़्यादा लोग इंडियन होंगे, तो ऐसे में हम लोग डेडलॉक की सिचुएशन लगा सकते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जैसे फ़िलहाल में अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स का काम करते हैं, उस टाइम पे गवर्नर जनरल और उसकी सलाम ठोकने वाली कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव का काम करते थे। उसमें बमुश्किल एक आध इंडियंस थे। तो इसमें इंडियन चाहते थे कि अपने पास हाफ हों ताकि जो लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशन है उसमें हम लोग बाध्यता डाल सकें, डेडलॉक लगा सकें। महाशय मॉन्टेग्यू अगस्त 17 के अंदर कुछ डिक्लेरेशन करते हैं और इसको अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 कहा जाता है। कहते हैं द गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। बोले तो अंग्रेज़ों का ही ये हमारा कर्तव्य है कि अब इंडिया में जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए। इसमें इंडियंस ने जो है ऑब्जेक्ट किया था, परेशानी दिखाई थी। पहली तो इसमें कुछ टाइम नहीं दिया गया था और ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की पावर थी, यस और नो कहने की पावर, कहाँ सही है कहाँ गलत है कहाँ ऐसा होगा, ये अंग्रेज़ों के पास थी। माने अंग्रेज़ों की नज़रों में जो अच्छा है, जो नहीं है नहीं है। इस बात को लेकर इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट कर रहे थे। तो हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग वापस आ जाते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल रीयूनियन हो जाता। तो जल्दी से इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो यहाँ पर हमारे पास नेशनलिस्ट के 3 फोल्ड देखने को मिलते हैं हमें, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज। मॉडरेट्स बोले तो पिटिशंस रिक्वेस्ट वाले, एक्सट्रीमिस्ट बोले तो एक्सट्रीमिस्ट अब वो वाले एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहे जो शुरुआत में थे। उन्होंने भी थोड़ी अपनी तरफ से ढिलाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा भी चलो ठीक है, ब्रिटेन को सपोर्ट कर लेते हैं। और दूसरे थे रेवोल्यूशनरीज, जो मानते थे कि ये बिल्कुल सही मौका है जब हम अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं।
और एक्सट्रीमिस्ट में थे बाल गंगाधर तिलक, और उनको ये समझ में आ रहा था कि मॉडरेट्स हों चाहे रेवोल्यूशनरीज हों, दोनों के काम ठीक ठाक नहीं है। बोथ मॉडरेट्स एंड रेवोल्यूशनरीज हैड फेल्ड इन सम एक्सटेंट। मॉडरेट्स और रेवोल्यूशनरीज फेल कर चुके हैं, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है या इनका कोई योगदान नहीं है। तो जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि एक नया प्रकार का मूवमेंट हो, तो आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट के तर्ज पर ये इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पर दो लोग होते हैं मूवमेंट शुरू करने वाले, तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट जी। तो इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो इसके लिए कि ये दो अलग अलग चलाते हैं, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के साथ होम रूल लीग मूवमेंट का भी योगदान अतुलनीय रहता है, ख़ास तौर पर मास कम्युनिकेशन में, आम आदमी जनमानस को समझाने में, और हमारे टू फर्टाइल द सॉइल फॉर अपकमिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट स्पेशली फॉर गांधी जी। लखनऊ में सेशन होता है जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ में आते हैं, और लखनऊ पैक्ट के अंदर मुस्लिम लीग भी साथ में आ जाती है। और इस तरह से मुस्लिम लीग साथ में आने के लिए इसलिए भी मान जाती है क्योंकि इनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है कुछ, और इनको सीट्स रिजर्व मिल जाती हैं। इसके बाद मॉन्टेग्यू भी अपना जो है डिक्लेरेशन शुरू करते हैं मॉन्टेग्यू कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म के नाम पे। अब हम आगे ये देखेंगे कि क्या मॉन्टेग्यू कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म में जो इंडियंस डिमांड कर रहे थे हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, क्या इसको माना जाता है? नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बढ़ाया जाता है? क्या वाइसरॉय की जो सैलरी है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सैलरी है उसको कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है? एक बात और ध्यान रखिए कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, ये जो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, ये 1857 के बाद में बनाया गया था। क्या ये जो तीन लोग साथ में आए थे, तीनों ग्रुप साथ में आए थे, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग, ये कोई इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे? और गांधी जी नेशनल मूवमेंट के अंदर आएंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी क्या अप्रोच होगी, इसको हम आने वाले ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर देखेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है 40-45 मिनट को होने आए हैं। इफ़ यू आर स्टिल देयर देन कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज everybody can start at first with the greater enthusiasm, but only few have the courage to finish it. You are the one, for that you congratulation। हम आने वाले पॉडकास्ट के अंदर और सारी चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।